हेलो एंड वेलकम ऑफिसर्स। आई होप आप लोगों ने आज का न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा और उसमें जो अभी G7 ने डिसीजन लिया है ग्लोबल कॉर्पोरेट डील के बारे में उसको भी पढ़ लिया होगा। तो हमारा आज का लेक्चर इसी चीज़ के ऊपर है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि हम आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे। पहला तो G7 के बारे में, उसकी वर्किंग कैसी है, G20 के बारे में, बिकॉज ये आगे जो G7 का जो डिसीजन है इसको आगे G20 वो फाइनलाइज करेगी। यूपीएससी में क्या क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में, फिर और इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं इस तरह के टैक्स कंप्लायंस के लिए, डीटीडब्ल्यूए क्या होता है, इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है, आजकल काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। यूएसटीआर ने अपोज किया हुआ इंडिया के डिजिटल सर्विसेज टैक्सेस को। तो सर्विसेज टैक्सेस क्या है, जो डिजिटल सर्विस टैक्सेस है और क्यों इसको अपोज किया जा रहा है, राइट। तो सबसे पहले G7 के बारे में हम पढ़ते हैं। G7 सबसे पहला तो ये क्या है, ये एक इनफॉर्मल क्लब है, ठीक है, 7 वेल्दी डेमोक्रेसीज का। और IMF इन्हीं को बोलती है एडवांस इकोनॉमीज। तो हमारी कंट्रीज कौन सी हैं, कनाडा, फ्रांस, यूएसए, इटली, जापान, यूके। इसको हम आगे देखते हैं कौन सी हैं। और इसका जो इमरजेंस कैसे हुआ था, 1973 का ऑयल क्राइसिस आया था। बेसिकली उस टाइम पे जो एपेक, हमारी जो ओपेक कंट्रीज हैं, उन्होंने एक वो कर दिया था, जो ऑयल के ऊपर एक बैन लगा दिया था, बिकॉज उस टाइम पे इसराइल के साथ इनका काफ़ी डिस्प्यूट चल रहा था। फिर रशिया ने भी ज्वाइन किया था इसको 1998 में। तो ये G7 से G8 हो गया था। लेकिन जब इसने 2014 में क्रीमिया के ऊपर एनेक्सेशन किया तब इसको उसमें से निकाल दिया गया था, ठीक है। और एक बड़ी इकॉनमी लोगों को लगता है कि G7, बिकॉज ये काफ़ी रिच इकॉनमीज की बात करें तो चाइना भी इसका पार्ट होगा, लेकिन चाइना इसका पार्ट नहीं है, राइट। नेक्स्ट हम डायग्राम में देखते हैं। तो ये जो है हमारा, ये लोगो है इस बार का, और अभी जो मीटिंग हुई है वो 47 हुई है हमारी, ठीक है। और आप इसमें कंट्रीज देखिए तो हमारे जो अमेरिका की हैं, कनाडा और यूएसए है। यूरोप में हमारा यूके, इटली, फ्रांस, जर्मनी है। और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं जो ग्रीन कलर में है, वो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं। और एक जापान भी है ब्लू कलर में। जो ये ब्राउन कलर में है वो इंडिया और चाइना है, जो कि हमारे G7 का पार्ट नहीं है, राइट। अब अभी G7 का क्या है कि रिसेंटली यूके ने जो इस G7 की प्रेसिडेंसी वो ली हुई थी। तो ये बिकॉज एक इनफॉर्मल सा ग्रुप है, तो जो इसके मिनिस्टर्स, जो ऑफिशियल्स है, वो सारे साल मिलते रहते हैं, आपस में एग्रीमेंट वगैरह करते रहते हैं। और जब इनकी समिट खत्म हो जाती है तो उसके बाद जो होस्ट नेशन है वो एक कॉमनली जो है वो पब्लिश करता है डॉक्यूमेंट्स कि हमारी मीटिंग में क्या क्या हुआ है, बिकॉज ये क्लोज डोर काइंड ऑफ मीटिंग होती है नॉर्मली, राइट। अब क्या G7 के पास कोई पावर है? तो डिस्पाइट ये सबसे बड़ी कंट्रीज हैं, हमारी अमीर कंट्रीज हैं, ये कोई ग्लोबल लॉ को नहीं पास कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि हर कंट्री अपने आप में सॉवरेन है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकती है। और अभी लेटली इसको क्रिटिसाइज भी किया गया कि बिकॉज इसमें जो दुनिया के 2 लार्जेस्ट कंट्रीज हैं, कौन सी, इंडिया और चाइना, वो इंक्लूड नहीं कर रहा है। सो इवन 2020 में जो प्रेसिडेंट ट्रम्प थे यूएसए के, उन्होंने भी बोल दिया था कि ये बहुत ही आउटडेटेड ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, बिकॉज ये काफ़ी पावरफुल कंट्रीज हैं, तो जो इनके डिसीजंस होते हैं उनका ग्लोबल इफेक्ट भी आता है। जैसे कि एक ग्लोबल फंड क्रिएट किया गया था मलेरिया और एड्स को फाइट करने के लिए 2002 में। तो इन्होंने इन कंट्रीज में काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले किया था उस केस में, राइट। अब हम देखते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स डील है क्या। बेसिकली ये जो कॉर्पोरेट टैक्स डील है, ये डील है मल्टीनेशनल कंपनीज के ऊपर टैक्स लगाने के लिए। अभी क्या करती है, जो एमएनसीज होती हैं, उन्होंने इतनी सारी सब्सिडरीज क्रिएट की होती है कि वो नॉर्मल क्या करते हैं, वो अपनी प्रॉफिट एक जगह से अर्न करती हैं, उसको ट्रांसफर कर देती हैं दूसरी कंट्रीज में, जिनको टैक्स हेवन बोलते हैं। तो जो एक कंपनी जो है, जो एक लायबल होती है टैक्स पे करने के लिए किसी कंट्री में, वो उसको एस्केप कर जाती हैं। तो अभी ये जो डील हुई है उसका एम यही है कि जो एमएनसीज हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया जाए और वो एस्केप ना कर पाए, ठीक है। तो यही है कि फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी। टैक्स अवॉइडेंस जो करते हैं एमएनसी, उसको अवॉइड करने के लिए ही है। और इसका पर्पस यही है कि जो कंपनीज है वो पे करे जिस कंट्री में वो काम कर रही हैं, ठीक है। कंपनीज पे इन कंट्रीज वेयर दे डू बिजनेस। तो अब इसका बाद क्या होगा कि इन्होंने तो डिसाइड कर लिया, पर ये 7 कंट्रीज से सारा कुछ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं वो अभी भी इस ग्रुपिंग के बाहर है। तो अब वो इस चीज़ को जो है G20 मीटिंग होगी जुलाई में, वहाँ भी ये सामने रखेंगी, राइट। G20 क्या है? अब ये भी एक इंटरनेशनल फोरम है कंट्रीज का, जिसमें 19 कंट्रीज है और एक यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। ये 1999 में बना था और बेसिकली G20 का जो पर्पस है वो है इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लाने के लिए, राइट। तो इसमें आप देखेंगे कि जो आपके बैंक के गवर्नर्स भी होते हैं वो भी इसकी मीटिंग में आ जाते हैं।
तो अभी 2020 का जो समिट हुआ था वो सऊदी अरेबिया में हुआ था और कोरोना पैंडेमिक की वजह से 21 का भी समिट इसी की प्रेसिडेंसी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये है हमारे G20 कंट्रीज। ठीक है, ये जो ब्लू कलर में है वो हमारी कंट्रीज हैं, जो ये पिंक कलर में है वो नहीं है हमारी। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हमें लगता है कि यार ये क्वेश्चन यूपीएससी को ऐसे तो नहीं पूछेगा, लेकिन यूपीएससी जो है क्वेश्चन पूछ चुका है अभी 2020 प्रीलिम्स में कि कौन से कंट्रीज इस ग्रुपिंग का पार्ट है या नहीं है। ठीक है, सो आपको ये याद रखना है कॉन्टिनेंट वाइज कि अगर आप पूरे अफ्रीका में कॉन्टिनेंट में देखें तो आपको साउथ अफ्रीका नजर आएगा, यहाँ पे देखें तो आपको ब्राजील और अर्जेंटीना नजर आएगा, और यहाँ पे मलेशिया और सिंगापुर नहीं है। आसियान में देखोगे आप तो आपको इंडोनेशिया जो है वो नजर आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा एक मेजर कंट्रीज का आइडिया आप रखेंगे तो आपको याद रहेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन आया था 2020 में जिसमें यही पूछा था कि कौन सी 4 कंट्रीज G20 का पार्ट है। ठीक है, तो हमने देखा अभी कि हमने सिंगापुर, वो जो मलाया पेनिनसुला है उसकी कंट्री पार्ट नहीं है, सिंगापुर नहीं है, ये कट जाएगा। ब्राजील, सऊदी अरेबिया, वियतनाम, अगेन हमने देखा आसियान में ये वियतनाम भी कवर नहीं हो रहा था आसियान कंट्रीज की जो है, तो ये भी कट जाएगा ऑप्शन। बी में देखते हैं, फिर अगेन यहाँ पे मलेशिया लिख दिया तो ये नहीं होगा। तो इन्होंने जो हमें वीड आउट करने हैं वो एक तरह से एशियन कंट्रीज ही लिखी हुई हैं जो कॉमन जो नहीं आ रही हैं, और तो हमारा जो अपने आप ये हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट। अब डिसीजंस क्या हुए हैं हमारे, सबसे पहला तो यही है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनको फोर्स किया जाए टू पे टैक्सेस, राइट। और इसके साथ साथ टैक्सेस का इन्होंने एक रेट भी डिसाइड किया कि जो मिनिमम रेट होगा वो 15% होगा। क्यों? ताकि जो कंट्रीज हैं ये तो ना बोलें कि ठीक है आपने बोल दिया टैक्स लगाना है, लेकिन कोई कंट्री 1% लगा रही है, कोई कंट्री 2% लगा रही है, तो ऑब्वियसली तो उस कंपनीज वहीं जाएंगी जहाँ पे जो है टैक्सेस के रेट कम होंगे। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए एक मिनिमम ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स की बात कही गई है इसमें। तो अब ये मीटिंग हो चुकी है, अब इसके बाद G20 की मीटिंग होगी फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की, तब इसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा फाइनल, राइट। अब मिनिमम रेट का रीजन क्या है? सबसे पहला यही है कि रिवर्स करें और रेस टू द बॉटम, कि हर कंट्री क्या कर रही थी, वो अपने कॉर्पोरेट टैक्सेस को कम करने में लगी हुई थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज को अट्रैक्ट कर सके। तो इससे क्या हो रहा था कि एक जो मेजर रेवेन्यू कंट्री गेन कर सकती है फ्रॉम कॉर्पोरेट टैक्स से, वो लूज कर रही थी कंपटीशन के चक्कर में। जैसे कि यूरोप की कुछ लो टैक्स जुरिस्डिक्शंस हैं, नीदरलैंड है, आयरलैंड है, लग्जमबर्ग है, ये सब फैक्चुअल आपको याद करने के लिए ही है। ठीक है, और अभी हम अगर चाइना की बात करें तो चाइना का ऐसा कोई सीरियस ऑब्जेक्शन नहीं आया है, लेकिन जो एरिया ऑफ कंसर्न चाइना के लिए है वो है हांगकांग। क्यों? बिकॉज ये जो है 7 लार्जेस्ट टैक्स हेवन है पूरी दुनिया का, और ये एशिया का लार्जेस्ट टैक्स हेवन है, राइट। तो अब ये जो डील हुई है इसका सिग्निफिकेंस यही है, क्या है? सबसे पहला तो यही है कि कोऑर्डिनेशन आएगा हमारा, एक नया इंटरनेशनल टैक्स रूल जो है वो क्रिएट होगा। अभी जो हर कंट्रीज जो है अलग अलग डिजिटल सर्विस टैक्सेस को लगा रही हैं वो सब खत्म हो जाएगा, बिकॉज एक यूनिफॉर्म ग्राउंड जो है वो हमारा बन जाएगा। ठीक है, और दूसरा है कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स क्रिएट होगा 15% का। तो अभी क्या हो रहा था कि इंडिया जो था वो एनुअली लूज कर रहा था कॉर्पोरेट टैक्स अब्यूज को लेके $10 बिलियन तक का, ये कि यूएस की टैक्स जस्टिस नेटवर्क रिपोर्ट है। तो जो हम ये टैक्स लॉस हो रहा है हमारा, वो भी हमारा जो है वो बच जाएगा, राइट। अब इसका टारगेट क्या होगा? ये जो डील हुई है तो टारगेट वही होंगे जो लो टैक्स जुरिस्डिक्शंस है, जिसको हम टैक्स हेवंस कंट्रीज बोलते हैं, जो कि टैक्स कम लगाते हैं, कंट्रीज को अट्रैक्ट करते हैं। और कौन सी होंगी? और जो बड़ी कंपनीज है जिनको टैक्स देना होगा, चाहे एप्पल हो, चाहे अल्फाबेट हो जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, फेसबुक हो, जो बड़ी कॉर्पोरेशन है, नाइकी है, स्टारबक्स है। क्यों? ये कैसे काम कर रही थी? ये कंपनीज कैसे करती हैं? ये सब्सिडीज को होवर करती हैं ताकि वो क्या करें, अपने प्रॉफिट्स को ट्रांसफर कर ले लो टैक्स कंट्रीज में। ये थोड़े से और नाम मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, जैसे कि आयरलैंड, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, बाहामास, पनामा। ठीक है, तो ये हमारा इसका हो गया कि टारगेट्स कौन कौन से होंगे। नेक्स्ट है कि चैलेंजेस क्या है। देखिए सबसे पहला तो चैलेंज यही है कि ये जो डिसीजन है सिर्फ 7 कंट्रीज ने लिया है, लेकिन ये जो 7 कंट्रीज नहीं डिसाइड कर रही
कि ग्लोबली हमारे देश जो पूरी दुनिया में 193 के अराउंड कंट्रीज हैं वो सभी ये फॉलो कर लें। तो जो बड़े नेशंस हैं वो अपोज भी कर सकते हैं, तो सबको एक सेम प्लेटफॉर्म पे लाना ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। कंट्रीज जो ये बोल सकती है कि उनकी सॉवरेनिटी इम्पैक्ट हो रही है, बिकॉज हर कंट्री के पास एक पावर है अपनी खुद की टैक्स पॉलिसी को डिसाइड करने के लिए, तो ये उसको इम्पिंच कर रही है। फिर अभी ये है कि ग्लोबल पैंडेमिक चल रहा है हमारा, तो कुछ कंट्रीज जो हैं वो टैक्स रेट को कम कर रही हैं ताकि वो अट्रैक्ट कर सके न्यू इन्वेस्टमेंट को, तो ये उनको भी इम्पैक्ट करेगा। फिर है कि ये जो मिनिमम टैक्स रेट आप लेकर आ रहे हैं, ये टैक्स इवेजन को प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा, बेसिकली जो टैक्स अवॉइडेंस है उसको सॉल्व करेगा। अवॉइडेंस है कि आप लायबल हैं पे करने के लिए, बट आप उसको टैक्स अवॉइड नहीं कर रहे हो, लेकिन जो टैक्स रूल्स में लूप होल्स हैं आप उसको यूज करके अपना टैक्स बचा रहे हो। लेकिन टैक्स इवेजन तो टोटली आपका इलीगल होता है, तो जो लोग इलीगल काम कर रहे हैं वो तो कंटिन्यू रहेंगे करने के लिए, ठीक है। जैसे वो प्रॉफिट ही नहीं दिखा रहे तो प्रॉफिट ही नहीं दिखा रहे, तो टैक्स की कोई बात ही नहीं रह जाती है, राइट। अब इंडिया में सिचुएशन क्या है, अब इंडिया ने भी यही किया था, नई इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए इंडिया ने क्या किया, जो इसके जो कॉर्पोरेट टैक्स हैं वो कम कर दिए डोमेस्टिक कंपनीज के लिए 22% और मैन्युफैक्चरिंग को अट्रैक्ट करने के लिए ये 15% हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कंपनीज है जो कि कंसेशनल टैक्सेशन रिजीम को अप्लाई कर रही थी, उनके ऊपर जो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स है वो भी खत्म कर दिया। तो इसका नुकसान क्या हो रहा था, इंडिया को अराउंड 1.45 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा था, ठीक है। फिर आता है कि इंडिया का फिर रिस्पॉन्स क्या है अब इस डील को लेके। तो अभी तो पहले तो यही है कि अभी एट प्रेजेंट हमारा जो डोमेस्टिक टैक्सेस के जो टैक्स पड़ रहा है कंपनीज के ऊपर वो 25.17% है, जो कि सरचार्ज और सेस मिला के है। तो इंडिया ने यही बोला है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का इकोनॉमिक डिवीजन है वो प्रोज और कॉन्स को देखेगा और उसके बाद जो है वो अपना डिसीजन को लेगा, राइट। अब स्टेप्स टेकन बाय इंडिया फॉर टैक्स कंप्लायंस बाय एमएनसीज। तो इंडिया ने और क्या-क्या स्टेप्स लिए हैं। एक तो हमने साइन किया है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ये तकरीबन हमने 94 कंट्रीज के साथ में जो है वो साइन किया है, ठीक है। टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट हमने साइन किए हैं, जैसे कि मार्शल आइलैंड के साथ हमने साइन किया था। इक्वलाइजेशन लेवी को हमने इंट्रोड्यूस किया 2016 में, ठीक है। तो DTAA क्या होता है, बेसिकली ये एक ट्रीटी होती है जो कि 2 या ज़्यादा कंट्रीज के बीच में साइन किया जाता है, जिसका पर्पस क्या होता है कि ये डबल टैक्सेशन है। मतलब एक पर्सन रेजिडेंट एक कंट्री का है, बिजनेस वो दूसरी कंट्री में कर रहा है, तो अगर ये ट्रीटी नहीं है तो उसको अपने देश में भी जब वो पैसा प्रॉफिट वापस ला रहा है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा और दूसरी कंट्री में जहाँ पे उसने अर्न किया वहाँ भी उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो वो डबल टैक्सेशन को हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है, ये ग्लोबली हो गया बिकॉज 2 कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई। सोर्स बेस है कि जहाँ पे वो अर्न कर रहा है वहीं पे टैक्स लगेगा, ठीक है। तो ये इनकम टैक्स के अंदर कवर होता है। कई बार यूपीएससी में टैक्सेस के बारे में भी पूछ लेती है, तो याद रखना कि DTAA इनकम टैक्स के अंडर आता है, ठीक है। और ये जो बेनिफिट है DTAA का ये सिर्फ रेजिडेंट्स को एप्लीकेबल है। जैसे एक पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने जो है DTAA साइन किया हुआ है मान लीजिए सिंगापुर के साथ में, तो अगर ये जो बेनिफिट है या तो वो इंडियन रेजिडेंट को ही मिलेगा या सिंगापुर के रेजिडेंट को ही मिलेगा। अगर कोई अमेरिकन है वो इंडिया में आके कोई बिजनेस सेटअप करके सिंगापुर के साथ में डीलिंग कर रहा है तो वो नॉन रेजिडेंट है, तो उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। जो कि रेजिडेंट नहीं है इधर इन इंडिया या अदर कंट्री, वो कैन नॉट क्लेम बेनिफिट्स अंदर, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट टर्म देखी इक्वलाइजेशन लेवी। तो ये क्या होता है, बेसिकली इक्वलाइजेशन लेवी का मतलब ये है कि हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड दें जो हमारे इंडियन बिजनेसेस हैं जो कि इंडिया में टैक्स पे कर रहे हैं और जो फॉरेन कंपनीज हैं ई कॉमर्स वाली जो कि इंडिया में तो बिजनेस कर रही हैं लेकिन कोई टैक्सेस को पे नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो ये जो है सबसे बात ये डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के ऊपर अप्लाई होता है जो कंपनीज इंडिया से अर्न कर रही हैं, ठीक है। B2B ट्रांजेक्शन्स को ये टारगेट करते हैं। ये एक डायरेक्ट टैक्स है। जब आपने किसी से सर्विस ले ली तो आपको उस टाइम पे वो पेमेंट विद हेल्ड करनी पड़ेगी, फिर आप उसको आगे जमा करवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि अभी ये इक्वलाइजेशन लेवी न्यूज़ में क्यों थी, तो एक यूनाइटेड स्टेट के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की रिपोर्ट आती है, 301 रिपोर्ट आती है जिसमें उन्होंने इक्वलाइजेशन लेवी को जो था क्रिटिसाइज किया था।
क्यों? उन्होंने ये कहा था कि पहला तो ये डिस्क्रिमिनेटरी है, बिकॉज़ ये इंडियन कंपनीज़ को तो एग्ज़ेम्प्ट कर रही है जो कि डिजिटल बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन जो नॉन इंडियन फर्म्स हैं उनको टैक्स लगा रही हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल टैक्स प्रिंसिपल को भी जो है कॉन्ट्रावेन कर रही है, ठीक है? क्योंकि जब वो कंपनी आपकी कंट्री में काम ही नहीं कर रही है, तो आप टैक्स कैसे लगा सकते हैं? तो ये जो प्रॉब्लम है ना, इसी को ठीक करने के लिए जो ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स डील की बात हो रही है, वो यही है। तीसरा है कि ये रेवेन्यू को टैक्स कर रही है, ना कि इनकम को। दोनों में फ़र्क क्या है? बेसिकली रेवेन्यू का मतलब है आपकी जो सेल्स, टोटल सेल्स हो रही है उनसे 100 रुपीज़, और खर्चा माइनस करके अगर आपके पास 10 रुपीज़ बच रहे हैं तो वो आपकी इनकम है। तो इक्वलाइजेशन लेवी जो है ये टोटल रेवेन्यू के ऊपर एप्लीकेबल थी। फोर्थ है वो ये कह रहे हैं कि ये जो लॉ था आपका, ये डिस्क्रिमिनेट करा यूएस कंपनीज के अगेंस्ट में, क्योंकि 72% कंपनीज हैं वो तो अमेरिकन ही थी, राइट? तो इंडिया ने क्या जस्टिफिकेशन दिया? पहले तो बात इंडिया ने ये बोला कि हम कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं यूएसए के अगेंस्ट, बिकॉज ये तो सभी कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है जो कि इंडिया की रेजिडेंट नहीं है। सेकंड, इसकी कोई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन नहीं है, हम दूसरे कंट्री में जाके हमारा लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन हमारी कंट्री में आके कोई कंपनी बिजनेस कर रही है तो हम उसके ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है? तो इसका कोई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल भी इम्प्लीकेशन नहीं है। फिर गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो टैक्स कर सके डिजिटल ट्रांजैक्शंस को, वही सॉवरेनिटी वाली बात आ गई। फिर इसके अलावा ओईसीडी G20 की रिपोर्ट भी थी कि आप लगा सकते इक्वलाइजेशन लेवी के लिए। तो ये कुछ नहीं है, ये बस एक फॉरेन डिजिटल कंपनीज जो हैं उनके ऊपर टैक्सेशन लगाने की ही बात थी जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने किया, ठीक है? अब इसके बाद क्या हुआ? 2018 में 2 साल के बाद यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया। पहला इन्होंने यही पूछा, स्टेटमेंट इन्होंने पूरी दी, रेट रूट लिख दिए, लेकिन एक्चुअल में वो यही पूछ रहे थे कि इक्वलाइजेशन टैक्स होता है 6% का, क्या वो ये पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट है? तो नहीं, ठीक है? क्यों? ये फाइनेंस एक्ट का पार्ट है, ये बजट में आया था। इनकम टैक्स का पार्ट होता तो कोई सेक्शन तो बताया होता, कोई सेक्शन नहीं है, इनकम टैक्स का पार्ट नहीं है। दूसरा, नॉन रेजिडेंट एंटिटीज दैट ऑफर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज इन इंडिया कैन क्लेम अ टैक्स क्रेडिट इन देयर होम कंट्री अंडर DTAA। तो नहीं, DTAA तो कोई और चीज़ है, इक्वलाइजेशन लेवी कोई और चीज़ है, ये दोनों दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। तो इस केस में जो हमारा आंसर बनता वो बनता है डी, राइट? अब कुछ एडिशनल फैक्ट्स भी हैं जो हमने देखा कि यूएस यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की स्पेशल 301 रिपोर्ट आती है। ये किसके रिगार्डिंग आती है? बेसिकली ये वो देते हैं कौन से ट्रेड बैरियर्स हैं यूएस के कंपनीज को काम करने के लिए इन द फील्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, ठीक है? और एक गाफा टैक्स भी आपने काफी न्यूज में सुना होगा, तो ये भी एक डिजिटल टैक्स है जो कि जो डिजिटल कंपनीज है उनके नाम के हिसाब से बना हुआ है। गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजॉन, इन सबका फर्स्ट लेटर जो था वो यूज किया गया है। ये बड़ी कंपनी के ऊपर लग रहा है, और ये रिसेंटली न्यूज में क्यों था? बिकॉज फ्रांस ने प्रपोज कर दिया कि हम 3% गाफा टैक्स लगाएंगे इन कंपनीज के ऊपर जो उनकी टेरिटरी में काम करेगा, राइट? और DTAA क्या होता है ये हमने पढ़ ही लिया कि डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए ये होता है, राइट? अब डिजिटल सर्विस टैक्सेस ये क्या है? बेसिकली क्या है कि ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ये जो इक्वलाइजेशन लेवी है उसी का ही एक एक्सटेंशन है जो कि बजट 2021 में आया था, ठीक है? तो इसमें क्या है कि वो जो था पहला वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ही था जो इक्वलाइजेशन लेवी है, लेकिन अभी जो डिजिटल सर्विस टैक्स है, सर्विस नाम से पता चल रहा है ये जितनी भी ई-कॉमर्स कंपनीज है फॉरेन की इंडिया में जो काम कर रही हैं और जिसका टर्नओवर जो है 2 करोड़ से ज्यादा है, सो उस केस में उनके ऊपर जो है 2% का डिजिटल सर्विस टैक्स लगेगा, ठीक है? और ये आया था अप्रैल 2020 में, तो आप इसको प्रीलिम्स में भी किसी फॉर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये क्या कर रहा है, ये जो स्कोप है इक्वलाइजेशन लेवी का वही एक्सटेंड कर रहा है, बिकॉज अगेन वही बात है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए ही है हमारा। और अभी तो जो मई 2021 में नई नोटिफिकेशन आ गई है जिसमें ये भी बोल दिया है कि इवन वो बिजनेसेस जिनका 2 करोड़ की बात तो छोड़ दो, लेकिन अगर उनके 3 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं वो भी इस टैक्स को पे करेंगे, ठीक है? तो अब ये काफी न्यूज में रहा। तो क्यों न्यूज में था? तो बेसिकली ये था कि इंडिया के अगेंस्ट केस जो था वो क्या था, यूएस की जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव वाले हैं
उन्होंने कहा था कि जो इंडिया है जैसे वो टैक्सेस लगा रही है और मेजॉरिटी ऑफ यूएस कंपनी सफ़र कर रही हैं, तो यूएसए को भी टैरिफ लगाना चाहिए इंडियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर, सो डैट हम जो पैसा हम इंडिया को पे कर रहे हैं उसको रिकवर कर सकें। ठीक है, तो यही मैंने इसमें भी बताया हुआ है। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं सबसे पहले तो वो टैक्स देते हैं क्वार्टरली। तो यूएसटीआर का एस्टिमेट था कि जो डिजिटल सर्विस टैक्स यूएस की कंपनीज पे करेंगी इंडिया को वो $55 मिलियन पर ईयर का होगा। ठीक है, तो इसकी भरपाई करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए उन्होंने क्या बोल दिया कि आप भी टैरिफ्स लगाइए 25% तक का, जो भी इंडिया का ही है। ठीक है, जो कि बैलेंस आउट करेगा। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जो यूएसए है उन्होंने 6 मंथ्स का जो है सस्पेंशन कर दिया इंडिया के ऊपर कि ठीक है अभी आप मत दो। और इसमें इंडिया ही नहीं है, कुछ और भी कंट्रीज जो है वो इन्वॉल्व है यूएसए की, सॉरी वर्ल्ड की, जिनके ऊपर इंडिया ने यूएसए ने अभी पॉजिटिव टैरिफ्स को रोक दिया है। राइट, तो फ्रेंड्स ये था हमारा लेक्चर आज का, जिसमें हमने डिजिटल सर्विस टैक्स के बारे में बात किया है, इक्वलाइजेशन लेवी और जो नई कॉर्पोरेट डील हुई है उसके रिगार्डिंग है। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और इसके साथ ही अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू।